गेम की दुनिया में मुझे खेल की शुरुआत में ही एकमात्र छिपा हुआ टैलेंट अनंत शक्ति मिल गया। इससे क्षेत्र में मौजूद सभी यूनिट्स को अस्थायी रूप से बूस्ट मिलेगा और मुझे स्थायी बूस्ट मिलेगा। मैं दंग रह गया और फिर घबरा गया। जब तक मैं कोई सपोर्ट स्किल जोड़ता हूं तो मुझे स्थायी बूस्ट मिल सकता है। यह बिल्कुल दीवार पर लटकने जैसा है। लेकिन जो बात मुझे और भी उत्साहित करती है वह यह है कि यह बर्फीली सर्वाइवल दुनिया एक ऐसी गेम दुनिया है जिसे मैंने पहले भी खेला है। मुझे खेल का अनुभव है। इस नए युग में मैं निश्चित रूप से दूसरों का नेतृत्व कर सकता हूं और दुनिया को बदल सकता। लेकिन अगले दिन अचानक मेरे आसपास एक महिला प्रकट हुई। वो मेरे दिवंगत बॉस की भाभी लियू मू झू थीं। उसी समय सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि गेम में फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू होगा। नए वर्जन में एक परिवार में 4 लोग। अगर आपके साथ कोई परिवार का सदस्य नहीं है तो आप अपने आसपास के लोगों से अलग थलग पड़ जाएंगे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि मैं अपनी भाभी को अपने बॉस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लेने जा रहा था। जब खेल ने नई वास्तविकता को जन्म दिया तो संयोग से हम एक ही टीम में थे। लेकिन जल्द ही मेरे सामने मौजूद करियर विकल्पों ने मुझे आकर्षित कर लिया। वर्तमान में खिलाड़ी 5 व्यवसायों में से किसी एक को चुन सकते हैं। ये हैं कठोर यांत्रिक सैनिक, कठोर जादूगर, ऑनरोरा नाइट और स्नो हंटर। एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर मैं जानता हूं कि सबसे शक्तिशाली आयरन कोल्ड मैकेनिकल सोल्जर है। लेकिन आयरन कोल्ड मैकेनिकल सोल्जर अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी कमजोर होता है। वहीं स्नो हंटर की बात करें तो वह अपने करियर के शुरुआती दौर में अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन बाद के दौर में कमजोर पड़ जाता है। बचे हुए फ्रॉस्ट कोल्ड मेज और ऑनरोरा नाइट में से ऑनरोरा नाइट एक सपोर्ट कैरेक्टर है और आमतौर पर टीम के साथियों के साथ सहयोग करता है, जबकि फ्रॉस्ट कोल्ड मेज शुरुआती और अंतिम चरणों में अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए मैंने सीधे फ्रॉस्ट कोल्ड मेज करियर चुना। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक प्रोफेशनल फ्रॉस्ट कोल्ड मेज का चयन कर लिया है। तत्व शुद्धता अनलॉक हो गई है, ठंड प्रतिरोध थोड़ा बढ़ गया है और प्रारंभिक उपकरण भंडारण बॉक्स में रख दिए गए हैं। साथ ही सिस्टम मुझे याद दिलाता है कि अंधेरी रात आने में अभी भी 4 घंटे और 32 मिनट शेष हैं। इसके अलावा नौसिखिए सुरक्षा अवधि के दौरान शिविर पर कोई राक्षस हमला नहीं करेगा। नौसिखिए के लिए सुरक्षा अवधि 5 दिन और 17 घंटे से भी कम है। इसे देखते हुए मैंने आराम नहीं किया। वर्तमान तापमान पहले ही 32 डिग्री से नीचे है और रात में यह 20 डिग्री तक गिर जाएगा। ठंड से बचाव मुख्य रूप से अलाव और आध्यात्मिक बांस की झोपड़ी के कारण है। अलाव अब स्तर 1 पर है जो 10 मीटर के दायरे में तापमान को 5 से 20 डिग्री तक बढ़ा सकता है, जो काफी है। टूटी हुई आध्यात्मिक बांस की झोपड़ी की मरम्मत अब भी पत्थर और लकड़ी से करनी। यहाँ बहुत सारे सफेद पत्थर और कटी हुई लकड़ी पड़ी है। मैं बस उन्हें इकट्ठा करने की योजना बना रही। इस समय मेरे बगल में बैठी लियू मुक्सुए ने आखिरकार सिस्टम की खबर को समझ लिया है। उस संकेत से मुझे करियर चुनने में मदद मिलनी चाहिए। मुझे क्या चुनना चाहिए? भाभी, आप ऑनरोरा नाइट चुने। दरअसल इस सुझाव को देने के पीछे मेरा स्वार्थ है। ऑनरोरा नाइट के पास बाद के चरण में कई शक्तिशाली संवर्धन कौशल होंगे लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम समय के लिए ही रहेगा। लेकिन अपनी शाश्वत शक्ति प्रतिभा के बल पर मैं इन संवर्धन प्रभावों को स्थायी बना सकता। आप कल्पना कीजिए कि सैनिकों का एक समूह स्थायी शक्तियों से लैस हो। उनकी युद्ध शक्ति कितनी भयानक होगी। लियू मुक्सुए को मेरे इस निर्णय पर कोई संदेह नहीं था। इस विचित्र दुनिया में वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं। फिर मैंने प्रारंभिक आपूर्ति पेटी खोली जिसमें से मुझे रोटी, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर का हथौड़ा आदि मिले। प्रारंभिक आपूर्ति मिलने के बाद मैंने तुरंत अन्य सामान इकट्ठा किया और क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक बांस की झोपड़ी की मरम्मत शुरू कर दी। इस दौरान लियू मुक्सुए को भी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे आग जलाने वाले हुक को अपग्रेड करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा। कैंप में मौजूद आग जलाने वाले हुक को तुरंत लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया गया। तापमान बढ़ाने की क्षमता लगभग 20 डिग्री तक बढ़ गई। इसी बीच आध्यात्मिक बांस की झोपड़ी की सफलतापूर्वक मरम्मत हो गई। सिस्टम प्रॉम्प्ट इंटरफेस अनलॉक हो गया। बधाई हो, अब आप और अधिक बुनियादी सुविधाएं बना सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट आपके अनुसार आप आध्यात्मिक बांस की झोपड़ी को पूरा करने वाले पहले उत्तरजीवी हैं। प्राप्त पुरस्कार कौशल। बर्फ से उपचार। बर्फ से उपचार में एक निश्चित मात्रा में आत्मा का उपयोग होता है। लक्ष्य को प्रति सेकंड 0.8 जीवन मूल्य तक आत्मा का मूल्य बहाल करने दें। इसका असर 3 सेकंड तक रहता है। मेरे पास स्किल बुक्स हैं जो आम नहीं है। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। फिर मैंने व्यक्तिगत पैनल दोबारा खोला। मैंने बिल्डिंग इंटरफेस पर एक स्थानीय झोपड़ी बनाने का विकल्प चुना। स्थानीय झोपड़ी का उपयोग भोजन के उपभोग के लिए किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को काम पर बुलाया जा सकता है और इसमें 4 लोग रह सकते हैं। मरम्मत का समय 45 मिनट है। मरम्मत में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर मरम्मत का समय कम किया जा सकता है। खेल के अनुभव के अनुसार इस इमारत का पहला लाभ यह है कि इसे पहले बनाया जाए। तो मैंने लियू मुक्सुए को फोन किया। स्थानीय झोपड़ी की जल्द ही मरम्मत हो जाएगी। उसी समय सिस्टम ने संदेश भेजा कि आप क्वानफू में स्थानीय झोपड़ी बनाने वाले पहले जीवित व्यक्ति हैं। मुझे इनाम के तौर पर 50 ब्रेड मिली। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक स्थानीय व्यक्ति को भर्ती किया है जिसे 5 खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। इस इनाम से मैं सीधे 4 स्थानीय लोगों को भर्ती करूंगा। कोई दबाव नहीं। इसके अलावा स्थानीय लोगों के अपने नाम हैं।
लेकिन बेहतर याददाश्त के लिए मैंने उनके नाम दोबारा बदल दिए। बड़े, दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए मैं बिल्डिंग इंटरफेस की जांच करना चाहता हूँ। इस समय इंडोर स्टोव फॉर्म और सिलाई की दुकान आदि सहित कई निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। इसलिए मैंने सीधे बड़े और दूसरे नंबर के व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए कहा। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए तीसरे और चौथे नंबर पर जाओ और पत्थर ले आओ। जहां तक लियो मुक्सुए और मेरी बात है, हमने मौजूदा सामग्री का उपयोग करके अलाव को तीसरे स्तर तक अपग्रेड किया। फिर कमरे में आकर एक चूल्हा और साधारण फर्नीचर बनाया। यह सब करने के बाद मैंने आराम किया, चैट इंटरफेस देखा, वर्ल्ड चैनल पर क्लिक किया तो देखा कि लगभग सभी लोग नई दुनिया की उलझन के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैंने सोचा, लगता है मेरे अलावा किसी ने ये खेल नहीं खेला है। तभी अचानक शिविर के बाहर से दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति की आवाज आई। देखो, मेरे दूसरे शक्तिशाली लियानमांग स्वामी, शिविर के बाहर जंगल में एक बड़ा सांप है। उस ताकतवर बड़े जीव को काट लिया गया और वह लगभग मर ही गया था। मैंने लियानमांग ने उस ताकतवर जीव के इंटरफेस पर क्लिक किया। मैंने देखा कि उसकी जीवन शक्ति आधी हो गई थी और वह जहर से प्रभावित था, लेकिन मैंने चिंता छोड़ दी। स्तर 1 का जहर। बस लियू मुक्सुए को शुद्धिकरण वृक्ष लगाने को कहा। फिर लियू मुक्सुए ने धीमी आवाज में कहा, पवित्र अरोरा आपको आशीर्वाद दे। जहर पल भर में ही शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा हटा दिया गया। मैं उसी समय बर्फ से उपचार कर रही। मैंने शक्तिशाली व्यक्ति के सिर पर हरे रंग का +2 अंक तैरता हुआ देखा। उसी समय सिस्टम ने बर्फ से उपचार सफलतापूर्वक लागू होने का संकेत दिया। प्रतिभा की शक्ति हमेशा के लिए सक्रिय हो गई है। यह कौशल स्थायी अवस्था में बदल गया है। मैं आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उपचार वृक्ष भी स्थायी रूप से बढ़ सकता है, लेकिन मैं फिर से उत्साहित हो गया। इससे पता चलता है कि बड़ा और शक्तिशाली अब अनंत रक्त से परिपूर्ण अग्रिम पंक्ति में है। यह अजेय है। और उस शक्तिशाली व्यक्ति ने अपने शरीर में इसकी शक्ति का एहसास किया। उसने तुरंत कहा, धन्यवाद स्वामी लिंगजू, आपकी शक्ति बहुत महान है। फिर सिस्टम ने बड़े ताकतवर व्यक्ति की वफादारी का स्तर 70 से बढ़ाकर 80 करने का संकेत दिया। मैं सोच रहा था कि क्या उपचार वृक्ष मुझ पर और लियू मुक्सुए पर भी काम कर सकता है। तभी मैंने उपचार वृक्ष लियू मुक्सुए से हार गया और फिर सिस्टम ने दोबारा संकेत दिया। बर्फ से उपचार अब एक स्थायी अवस्था बन गया है। लियू मुक्सुए और मैं आश्चर्यचकित हैं। यह क्षमता तो बहुत ही अद्भुत है। फिर मैंने खुद को भी एक देने की योजना बनाई, लेकिन एक पल के लिए मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे समझ आया कि यह मेरी मानसिक शक्ति की सीमा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी असीम रक्त वाले शक्तिशाली व्यक्ति को हराया है। पहले जाकर उस बड़े सांप को खत्म करो। उस जगह पर आओ। मेरे पास उस विषैले सांप की जानकारी भी है जो मेरे सामने है। यह 2 स्तर का राक्षस है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे पहले उस बड़े और ताकतवर को हरा नहीं पाए, लेकिन अब सबसे ऊपर एक असीम रक्त वाला बड़ा और ताकतवर राक्षस खड़ा है। मैंने इसे कुछ देर तक नहीं मारा। खूनी विषैले सांप को सफलतापूर्वक मार। आपको 30 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप इस क्षेत्र में जंगली राक्षसों को मारने वाले पहले प्राणी हैं। प्रथम हत्या पुरस्कार प्राप्त करें। सांप जनजाति का पुजारी भर्ती स्क्रॉल भेजता है। लड़ाई में मदद के लिए 5 स्तर के सांप जनजाति के पुजारी को बुला सकते। इसे देखकर मैंने तुरंत इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। तभी मेरे सामने एक सुंदर सर्प प्रकट हुआ। आदरणीय सर्प जनजाति के पुजारी येलेना, आपकी सेवा में हूं। मैंने येलेना का पैनल देखा। देवता फिर से सक्रिय हो रहे हैं। येलेना के पास वास्तव में 2 बफ कौशल हैं। स्प्लिट आर्मर, यह अस्थायी रूप से आपको या आपके साथियों को 10 अतिरिक्त कवच प्रदान कर सकता है। सर्प जनजाति मैडनेस, यह आपको या आपके साथियों को पागलपन का प्रभाव देता है। 60 सेकंड के लिए चलने की गति और आक्रमण गति को 20% तक बढ़ा देता है, और जब तक यह बफ प्रकार की वृद्धि है, मेरी शाश्वत शक्ति के साथ यह हमेशा के लिए बना रह सकता है। मैंने तुरंत येलेना को इन दोनों कौशलों का मुंह पर उपयोग करने दिया। इस समय मुंह समेत सभी लोग इन 2 कौशलों के स्थायी बफ स्टेटस का आनंद ले रहे हैं। मैंने साथ ही येलेना में शाश्वत बर्फ से उपचार करने की क्षमता भी जोड़ दी है। येलेना की शक्ति का अनुभव करें। अद्भुत स्पिरिट लॉर्ड, आपकी शक्ति वास्तव में अप्रत्याशित है। मैं खूनी विषैले सांप के सिर और शरीर से संतुष्ट हूं। मुझे एक ऐसा मस्तिष्क मिला है जो हथियारों में विष मिला सकता है, और सांप के मांस के 17 टुकड़े भी मिले हैं। सांप का मांस देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। मैंने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। कौन मुझे मांस का एक टुकड़ा खिला सकता है? मैं उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक कुछ लोग मेहनत करते रहेंगे, आज रात सब मिलकर सांप का सूप पी सकेंगे। फिर शिविर में वापस चलते हैं। संजू आंग ने मुझे बताया, आत्मा स्वामी, हमें खनन क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर एक छोटी कोयले की खान मिली है, लेकिन 2 हिमभेड़िए पहरा दे रहे थे, इसलिए मैंने ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं की। कोयले की खान के बारे में सुनकर मैं चौंक गया। कोयला लकड़ी से कहीं अधिक उन्नत ईंधन है। कोयले की गर्मी से लकड़ी को अन्य निर्माण कार्यों के लिए छोड़ा जा सकता है। फिर मैंने हिमभेड़िए की ताकत के बारे में पूछा। संजुआंग ने कहा, शायद उस खूनी विषैले सांप से भी ज्यादा ताकतवर। मैंने सिर हिलाया। ये लगभग 3 या 4 स्तर का राक्षस है। अब मेरे पास 5वें स्तर की येलेना है। कहा जा सकता है कि इसमें लड़ने की ताकत है। मैंने संजुआंग से कहा, अच्छा किया, मैं रात में 2 लोगों को मांस खिलाऊंगा, फिर तुरंत दूसरों को लेकर खदान की ओर बढ़ूंगा। खदान के पास पहुंचूंगा। मेरे सामने खदान के बारे में पहले से ही जानकारी मौजूद। उसी समय मैंने 2 हिमभेड़ियों को भी देखा। पैनल दूसरे पक्ष को याद दिलाता है कि यह लेवल 3 का राक्षस है, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों का खून अनंत है। रक्षा अद्भुत है, साथ ही येलेना भी। लड़ाई अभी शुरू हुई है। अपने लीडर सदस्य येलेना के साथ हिमभेड़िए को मारो और 40 अनुभव अंक प्राप्त। आपको 20 अनुभव अंक मिलते। सिस्टम प्रॉम्प्ट में अंत। मैंने फिर से 2 हिमभेड़ियों के शरीर को अलग कर दिया। मुझे इस बार फिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
2 हरी भेड़ियों की खालों के अलावा एक 134 भेड़ियों का मांस, भेड़ियों की हड्डियां, भेड़ियों के दांत और अन्य सामग्रियां भी मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नीली खाल भी मिली। इसे डबल वुल्फ नाइट का समनिंग स्क्रॉल कहा जाता है। डबल वुल्फ नाइट्स रिक्रूट स्क्रॉल से तुरंत एक लेवल 10 के शक्तिशाली डबल वुल्फ नाइट को बुलाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त भोजन हो। अभी अभी एक लेवल 5 येलेना को बुलाया गया है। अब मेरे पास 10 डबल वुल्फ नाइट्स हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि इन्हें उतार दो। भेड़ियों की खाल का उपयोग सर्दी जुकाम से बचाने वाले कपड़ों के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस तरह लियू मुक्सुए और मेरे बीच का मामला सुलझ गया। मैंने यूं ही एक भेड़िए की खाल एक तरफ रख दी। भेड़िए की खाल का रंग लियू मुक्सुए पर चमक उठा। लियू मुक्सुए मुझसे तुरंत प्रभावित हो गई। मैं मुस्कुराया और अपने सामने की खदान पर कब्जा करने लगा। सफलता का क्षण आते ही सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि मुझे एक कांस्य खजाना बॉक्स भी मिला है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी, क्योंकि आप संसाधन बिंदु पर कब्जा करने वाले पहले जीवित व्यक्ति हैं, इसलिए आपको बैंगनी रंग का उपकरण, प्राचीन हथियार बैरेट और 12.7 मिलीमीटर गोला बारूद इनाम के रूप में मिलेगा। मैंने पलकें झपकाईं। पता चला कि